हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ, चैप्टर असेसमेंट प्रोसीजर इंक्लूडिंग फेसलेस असेसमेंट स्कीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोटिंग ऑफ आधार नंबर। इससे पहले वाला जितना भी टॉपिक है मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएं। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कोटिंग ऑफ आधार नंबर, सेक्शन 139AA। 139AA सेक्शन के अंदर जो पर्सन, हर एक पर्सन जो एलिजिबल है आधार नंबर को ऑब्टेन करने के लिए, यानी जो पर्सन एलिजिबल हैं कि वो अपना जो आधार नंबर है वो ले सकते हैं, तो उनको अपना आधार नंबर कहाँ कहाँ कोट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं कि वो अपना आधार नंबर कहाँ कहाँ कोट करेंगे। सबसे पहला है कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरते हैं पैन नंबर को लेने के लिए, जब आपको पैन नंबर अलॉट होगा तो उस टाइम पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपको जो है अपना आधार नंबर कोट कराना होगा। कोट कराने का मतलब होता है कि जैसे कि आप अपनी आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आधार नंबर दे रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन द रिटर्न ऑफ इनकम। जब आपकी ITR फाइल होगी तो उसमें भी आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, यानी उसका भी जो है कोटिंग करानी पड़ेगी। उसके बाद है जहाँ पर पर्सन पोजेस ही नहीं है कि वो आधार नंबर लें, तो जैसे कि उन्होंने अभी तक आधार नंबर लिया नहीं है तो उस केस में जो उनकी इनरोलमेंट आईडी होती है आधार नंबर की, इनरोलमेंट आईडी का मतलब होता है जैसे उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में डाल रखा है आधार नंबर के लिए, तो जो उनको एक इनरोलमेंट आईडी मिलेगी कि हाँ ये वाला आपका जो है एक आईडी है जिससे आप अभी फ़िलहाल जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको एक इनरोलमेंट आईडी मिलती है आधार एप्लीकेशन जब उनको इशू किया जाता है उस टाइम पे। तो वो जो इनरोलमेंट आईडी है वो उसको यूज़ कर सकते हैं एज देयर आधार नंबर फॉर सम टाइम, जब तक उनको आधार इशू नहीं हो जाता, ठीक है। और चाहें तो वो अपनी जो रिटर्न है उसको भी फर्निश कर सकते हैं और पैन की जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन फॉर्म को भी भर सकते हैं थ्रू द इनरोलमेंट आईडी। फिर नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, हर एक पर्सन जिसको पैन नंबर अलॉट किया जाएगा, ठीक है, वो एलिजिबल है। और दूसरी बात, वो एलिजिबल है कि उसके पास आधार नंबर है, ठीक है। तो जिसको भी पैन नंबर अलॉट किया जाएगा वो अपने आधार को कोट कराने के लिए, यानी कि अपने आधार की उन अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी वैसे वैसे उनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और इन्फॉर्मेशन कब देनी होगी? जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में डालती है, जो ऑफिशियल गैजेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें जो भी नोटिफिकेशन डालेगी ऑन और बिफोर अ ड्यू डेट, तो उस हिसाब से ही उनको जो है अपने आधार को कोट कराना होगा। फिर नेक्स्ट है इन केस अगर कोई भी आधार नंबर इंटीमेट नहीं होता, उसमें फेलियर हो जाता है, तो जो परमानेंट अकाउंट नंबर जो पर्सन को अलॉट हुआ है वो परमानेंट अकाउंट नंबर उनका इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी कि वो अब उस परमानेंट अकाउंट नंबर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो पैन नंबर, जैसे मान लो उनको क्या किया गया, एनरोलमेंट आईडी से उन्होंने दे दिया, बाद में फिर वो जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आधार नंबर की वो नहीं दे पाए, तो उस केस में क्या होगा कि जो उनका पैन नंबर है जो उनको दिया गया था, अलॉट किया गया था, तो वो बिल्कुल इनऑपरेटिव हो जाएगा। उससे आप कोई भी काम नहीं कर सकते अपने पैन नंबर से, यहाँ तक कि आप जो है फ्यूचर में भी अपनी ITR को ढंग से फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है थर्ड, जो ये प्रोविजंस हैं, जो भी ये प्रोविज़न हमने 2 प्रोविज़न पढ़े, पहला और दूसरा, ये जो दोनों प्रोविजंस हैं ये उन सेक्शंस के हैं। ये सेक्शन कुछ कुछ पर्सन्स और कुछ कुछ क्लास ऑफ पर्सन्स पर अप्लाई नहीं होता, और वो किन किन पर नहीं होता वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिशियल गैजेट में डालती है और अपने ऑफिशियल गैजेट में वो नोटिफिकेशन के तौर पे डाल देती है। उसके बाद नेक्स्ट है कोटिंग ऑफ आधार और इनरोलमेंट आईडी शॉल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स, यानी कोटिंग ऑफ आधार जो और आपकी जो इनरोलमेंट आईडी होती है वो इन पर्सन्स को नहीं दी जाती, उनके जो है अप्लाई करना इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होता। पहला, वो पर्सन जो कि नॉन रेजिडेंट है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो पर्सन नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है उनको आधार कार्ड का या आधार नंबर लेने का या उनको कोट कराने का कोई उनके लिए रूल अप्लाई नहीं होता, और ना ही वो इस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा, कोई भी पर्सन जिसकी एज जो है वो 80 ईयर्स से ज़्यादा है या 80 ईयर्स है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर,
तो उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है उस इंडिविजुअल के लिए भी कि वो अप्लाई करे आधार नंबर के लिए और उसके एनरोलमेंट आईडी के लिए। या फिर नेक्स्ट है थर्ड पर्सन जो कि इंडिया का सिटीज़न ही नहीं है। अब पहले पॉइंट में ये वाला जो हमारा पहला पॉइंट था और ये जो थर्ड पॉइंट है, इसमें अब डिफरेंस क्या है। एक इंडिविजुअल वो होता है जो बिल्कुल ही रेजिडेंट इंडिया नहीं होता, यानी बिल्कुल ही एनआरआई होता है, ठीक है, जो आपकी कंट्री का ही नहीं होता, तो वो यहाँ पे बताया हुआ है। दूसरा यहाँ बोल रखा है कि जो पर्सन नॉन रेजिडेंट है इंडिया के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था, वेरी फर्स्ट चैप्टर, तो उसके बाद मैंने आपको थर्ड चैप्टर कराया था रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट वाला, ठीक है, स्टार्टिंग में। तब उसमें मैंने आपको बताया था कि कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग दो मेन बेसिक कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि कौन रेजिडेंट इन इंडिया है और कौन नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है, तो वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही बताया जाता है। तो इन दोनों पॉइंट में यही डिफरेंस था। पहला जो आप ये देखोगे जो कंडीशंस बताई हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो नॉन रेजिडेंट है वो पर्सन्स हो गए। थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है जो कि सिटीज़न ही नहीं है इंडिया का, यहाँ पे बात है नॉन रेजिडेंट की और यहाँ पे बात है सिटीज़न की, ठीक है, यानी कि कोई बाहर का फॉरेनर बनता है जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फी फॉर डिफ़ॉल्ट रिलेटिंग टू इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर। अगर कभी आप अपना आधार नंबर इंटीमेट नहीं कर पाते हैं अंडर द सेक्शन 139AA सबसेक्शन 2 के तहत, ठीक है, तो उस केस में जो भी पर्सन फेल हो जाते हैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तो उनको एक फ़ी पे करनी पड़ती है और वो फ़ी होती है अप टू द 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ तक की होती है। उससे ज़्यादा की फ़ी वो आपसे चार्ज नहीं करते हैं और वो बता देंगे कि किस डेट तक उनको जो है वो फ़ीस आपको जो है सबमिट करानी पड़ेगी, तो वो डेट भी आपको इंटीमेट कर दी जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट फॉर डिफ़ॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अगर किसी ने अपनी जो रिटर्न ऑफ इनकम है यानी जो आईटीआर है उसको फर्निश में करने में डिफ़ॉल्ट कर दी, नहीं की, फेल हो गया फर्निश करने में अंडर द सेक्शन 234A, ठीक है। तो पहला तो ये है कि अगर बिलेटेड रिटर्न फर्निश कर रहा है वो द पीरियड कमेंसिंग ऑन द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट एंड एंडिंग ऑन द डेट फर्निशिंग द रिटर्न। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि आपने किस तरह से देखना है। एक तो पहली बात, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमेशा 1% का होता है पर मंथ, हर महीने का। और ये जो हर महीने का जो ये इंटरेस्ट होता है पर मंथ का, ये पार्ट ऑफ मंथ को भी हम पर मंथ में ही मान लेते हैं। पार्ट ऑफ मंथ का पर मंथ में मानने का मतलब ये है कि अगर आप कभी भी जो मंथ मान रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अप्रैल का सिर्फ आधा महीना ही गुजरा था, तो अप्रैल का जो आधा महीना गुजरा हम उसको हाफ मंथ नहीं लेंगे, हम उसको फुल मंथ की तरह ट्रीट करेंगे। तो जो इनकम टैक्स है उसके अंदर आप क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हर मंथ के साथ साथ पार्ट ऑफ मंथ को भी आप क्या कर लोगे, फुल मंथ समझ के कैलकुलेट करोगे, सबसे पहली बात। दूसरी, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर कोई भी रिटर्न फर्निश नहीं की गई है तो जो भी ड्यू डेट होगी वो आपको कैसे बताई जाएगी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के दौरान, यानी कि जब आपका कंप्लीशन हो जाएगा, ठीक है, आपकी डेट कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद भी आपने अपनी फाइल को जो है आपने अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया है, तो उस केस में जो भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी उसके रिगार्डिंग आपको बताया जाएगा और उसके रिगार्डिंग ही आपका इंटरेस्ट लगेगा। पहला वाला ये बोल रहा था कि जब आपने फाइल करी है, ड्यू डेट एक्चुअली में कितनी थी और एक्चुअली में आपने अपनी रिटर्न फाइल कब करी है, उसके बीच का जो टाइम होगा उसके हिसाब से ही उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारा आता है इफ़ द रिटर्न ऑफ इनकम इज़ नॉट फाइल्ड टिल द डेट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न और नॉट फाइल्ड एट ऑल बट द अमाउंट पेबल ऑन सेल्फ असेसमेंट हैज़ बीन पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम, इंटरेस्ट शॉल नॉट बी चार्ज अंडर सेक्शन 234A। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आपकी जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो फाइल नहीं हुई है, जो भी ड्यू डेट थी, या अभी तक वैसे ड्यू डेट निकलने के बाद भी फाइल नहीं हुई है, बट सेल्फ असेसमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है अमाउंट जो है वो पे कर दिया ड्यू डेट से पहले, तो आपका कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अंडर द सेक्शन 234A, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी ये अमेंडमेंट्स।
अब इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, ये अमेंडमेंट कब निकली है, अप्रैल 1 2022 के अकॉर्डिंग निकली हुई है। सबसे पहला इन्होंने बोला है कि जो एसएससी है वो अपना जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पे करेगा आफ्टर ड्यू डेट के बाद, और नॉट फर्निशिंग एंड अपडेटेड रिटर्न। अगर उसने अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम को फर्निश नहीं किया है तो वो ड्यू डेट के बाद जो है इसको फर्निश करेगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी उसके साथ साथ पे करेगा। रिटर्न को फर्निश करने के साथ साथ इंटरेस्ट भी देगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन में बोला गया है जो टैक्स होता है टोटल इनकम पर वो डिटरमाइन किया गया है अगर अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंदर, तो उसमें जो भी एडिशनल इनकम टैक्स होगा वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और किसी भी तरह का अदर अमाउंट जो कि आपके सेक्शन 140B के अंदर या 143 के अंदर बनता है वो भी आपका इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है अंडर द अफोर्सेड एक्सप्लेनेशन, टैक्स जो है टोटल इनकम पर उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर असेसमेंट। जो भी टोटल इनकम पर आप टैक्स डिटरमाइन करते हैं, हर बार निकालते हो, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट। और इस रेगुलर असेसमेंट में एडिशनल इनकम टैक्स जो पे किया जाता है वो इंक्लूड नहीं होगा, और अंडर सेक्शन 140B। फिर नेक्स्ट है प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको किस तरह का प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले बात है कि आप अगर एनुअल बेसिस पर जो है इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने पीरियड देखना होगा। जो भी आपका हाफ मंथ आएगा उसको आपने क्या करना है, राउंड ऑफ कर देना है फुल मंथ के अंदर। और अगर किसी भी तरह का मान लो कि आपका फ्रैक्शन आ जाता है मंथ में, कुछ फ्रैक्शंस आ जाते हैं, तो उस केस में भी आपने क्या करना है, उसको इग्नोर करना है और उसको राउंड ऑफ करके क्या बना देना है, फुल मंथ बना देना है। नेक्स्ट है कि अगर आप कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हर मंथ का, तो आपने उस मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है। और फिर से ये बोल रखा है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन आ जाता है तो आप उसको फुल मंथ बना दोगे। अब यहाँ पे सिर्फ आपको राउंड ऑफ की बात बोल रखी है, यहाँ पे हम फुल मंथ की बात बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी प्रोसीजर सेम ही होगा। अभी मैं ये आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जो भी अमाउंट ऑफ पेनल्टी है या जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स वगैरह है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब कैलकुलेट करने के बाद उसको भी राउंड ऑफ किया जाएगा टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ के नियरेस्ट मल्टीपल में किया जाएगा। और इस पर्पज़ के लिए अगर कोई भी फ्रैक्शन आता है तो उस फ्रैक्शन को इग्नोर कर दोगे, उस फ्रैक्शन को नहीं रखोगे, बल्कि उसके जो मल्टीपल्स आएंगे उसको आप देखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपकी इलस्ट्रेशन। अब इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखो। इलस्ट्रेशन में क्या है, ड्यू डेट ऑफ आपको डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न दे रखी है, ठीक है। आपको रिटर्न ड्यू डेट दे रखी है, असेसमेंट ईयर बता रखा है, उसके बाद आपको बता रखा है टीडीएस और टैक्स पेड इन एडवांस बोल रखा है। फिर उसके बाद आपको दे रखा है सेल्फ असेसमेंट के टाइम पे आपने कितना पेमेंट किया था और आपका असेस्ड इनकम कितनी थी एक्चुअल में। अब देखो ध्यान से, आपको असेस्ड इनकम बता रखी है, बेसिस ऑफ असेस्ड इनकम आपने कितना टैक्स पे किया। ये जो टैक्स पे है ये टैक्स पेएबल सबसे पहले आप ऊपर लिख दोगे। ये क्वेश्चन करना कैसे है मैं आपको ढंग से बताती हूँ एक बार। अब आपको जो है ड्यू डेट दे रखी है फाइलिंग ऑफ रिटर्न की, जो दे रखी है 20 जनवरी 2023, और एक दे रखी है आपको रिटर्न फाइल्ड ऑन, एक्चुअल में आपने कितने टाइम पर रिटर्न फाइल की हुई है, 31 जुलाई 2022। ईयर आपको गिवन है 22 to 23 का, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था जितना भी आपको टैक्स पे करना है उस टैक्स पेड में से अगर कोई टीडीएस है उसको माइनस करते हैं, कोई टीसीएस है उसको माइनस करते हैं, कोई आपका एडवांस टैक्स है उसको माइनस करते हैं, कोई भी टैक्स क्रेडिट मिल रहा है आपको उसको लेस करते हैं, या अगर आपको किसी भी तरह का टैक्स अलाउ किया गया है या कुछ भी आपको रिलीफ अलाउ की गई है तो उसको भी लेस करते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, टैक्स पेएबल दे रखा है, टैक्स पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ असेस्ड इनकम कितना दे रखा है, 25,100 का, ठीक है। अब इसमें से टीडीएस या टीसीएस वगैरह माइनस करना होता है। अब आपको टीडीएस जो है वो गिवन है और आपको जो टीडीएस गिवन है वो है 15,000 रुपीज़ का। तो 15,000 रुपीज़ पहले आप माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 10,100। उसके बाद आपको दे रखा है टैक्स पेड इन एडवांस, सॉरी टीडीएस आपको दे रखा है 5,000 का, और ये जो है टैक्स पेड इन एडवांस, ये टैक्स इन एडवांस है, ठीक है। और आपको टीडीएस जो गिवन है वो आपको गिवन है 5,000 रुपीज़ का। तो आप इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 5,100, ठीक है। अभी जो 5,100 आया ये आपका आया टैक्स ड्यू,
कि आपको अब ये टैक्स ड्यू है, ये आपको एक्चुअल में अब पे करना है। एक्चुअल आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आई थी 25,100 की, जो कि आपको गिवन थी। उसमें से आपने क्या किया, TDS को माइनस किया, एडवांस टैक्स को माइनस किया। वो माइनस करने के बाद अब आ गया कि आपको एक्चुअल में जो है इनकम टैक्स पर टैक्स ये बनता है और आपको कितना देना पड़ेगा, 5,100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। बट अब यहाँ पे देखो, आपको जो है ड्यू डेट दे रखी थी फाइलिंग रिटर्न की, वो थी 20 जनवरी 2023। यानी कि आपको ड्यू डेट तो इतनी दे रखी थी और आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल की। इसका मतलब आप पर इंटरेस्ट जो है वो भी चार्ज किया जाएगा। और इंटरेस्ट कितने का होता है, 1% पर मंथ, यही होता है। अब आपने क्या करने हैं, मंथ्स को कैलकुलेट करना है। मंथ्स को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखो, जनवरी के कितने दिन बच रहे हैं हमारे पास, जनवरी के 20 डेज तक आपने फाइल नहीं की, ठीक है। फिर आपके पास है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जुलाई में आपने फाइल कर दी, ठीक है। तो आपके पास कितने मंथ्स बने, 1 2 3 4 5 मंथ्स आपके बने हैं। और जनवरी के 20 डेज तक आपने फाइल नहीं की है, तो कितने बन गए, ये एक्चुअल में कितने बन गए आपके, 5 + 20 डेज। अब मैंने आपको बोला था कि अगर एक्स्ट्रा कुछ डेज बनते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको फुल मंथ की तरह कंसीडर करेंगे। अब फुल मंथ की तरह अगर आप कंसीडर करेंगे तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट बन जाएगा, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, 5,100 पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना है। और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना लगता है, 1% का, ठीक है। एक्चुअल में इंटरेस्ट कितने का लगना है, 1% का। और कितने महीने के लिए लगना है, 6 मंथ्स के लिए। तो 6 मंथ्स का हमने कितना लगा दिया, 1% का इंटरेस्ट लगा दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे इसका भी अगर हमारा जो आंसर है अगर फ्रैक्शन में आएगा, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे हमें ये नहीं करना था, हमें क्या करना था, जो हमारा 5,100 का टैक्स ड्यू आया है उसका पहले हम 1% निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। अब ये हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमें बोल रखा है, हमारा ईयर है 2022 से लेकर 2023 तक, और इसी के अंदर हमारी फाइल हो रही है। पूरा भी साल नहीं गया है, जनवरी और जुलाई तक का ही हमारा अभी महीना वैसे ही निकला है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 12 नहीं किया है, 6 ही रहने दिया है। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 306। क्लियर है, तो हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 306। इसका मतलब वो अगर टैक्स पे करेगा तो एक्चुअल में कितना टैक्स पे करेगा, एक तो 5,100 वो ये पे करेगा जितना अमाउंट उसका बनता था, प्लस में 306 भी वो पे करेगा इंटरेस्ट का भी। अब यहाँ पे देखिए, डिले इन फाइलिंग रिटर्न, कितना फाइलिंग रिटर्न में डिले कर दिया, 5 मंथ्स 20 डेज, बट राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट पेबल 6 मंथ्स का ही निकालोगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे एनी फ्रैक्शन ऑफ द मंथ भी जो है आपको वो नहीं लेना। इसका मतलब वहाँ पे आपने 12 नहीं लेना है, आपने डायरेक्ट जितने भी मंथ्स बनते हैं सिर्फ उतने मंथ्स ही लोगे, ठीक है। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।